हेलो। जी। जी। जी आदाब मैम, तो मैं बोलो बच्चे। मैं आपसे वही बात कर रहा था कि जो इस हवाले से थोड़ी एक तो मुश्किलात आ रही थी। दूसरा ये था मैम कि एक चीज़ और मैं नेट पे देखी, जैसे मैंने जो एयरलाइन सेलेक्ट की थी वो कैथे पैसिफिक थी, ये हांगकांग की एयरलाइन है। तो इस एयरलाइन के मुतालिक जब मैं सर्च कर रहा था कि इनका कोविड-19 में इनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़े, तो इसमें मैम अब दो तरह की न्यूज़ मिल रही थी। अब मैं जब इसमें कंफ्यूज था, जब मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूंगा कि फॉर्ब्स मैगजीन ने जो है उसने इसके ऊपर पूरी एक रिपोर्ट डाली है। उन्होंने कहा है कि ये एक वाहिद एयरलाइन है जिसने कोविड-19 की सूरत हाल के अंदर भी अपने फिक्स एक्सपेंसेस और इन तमाम चीज़ों को रिड्यूस करके लॉसेस को बहुत हद तक कम कर लिया। ठीक है। और जब दूसरे न्यूज़ लिंक्स पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे ये आ रहा है कैथे पैसिफिक उन एयरलाइंस में शामिल है जिनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाह रहा था, बाकी और लोगों ने भी की होगी रिसर्च, वो शायद बेहतर बता सकें। मैंने और डिफरेंट एयरलाइन से भी सर्च करा, पर एज सच कोई एक प्रॉपर चीज़ नहीं मिल पा रही जिसकी बेसिस पे हम कोई एक प्रॉपर एक रिसर्च वगैरह कुछ देखो, बना सकते। एक तो ये कि आप लोगों ने ज़ाहिर है डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करना होता है। ठीक है ना, डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो जी जी करने बिल्कुल। डिफरेंट सोर्सेज को फॉलो करने से मुराद ये है, और फिर उसमें आपको ये देखना होता है कि उसमें से ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स कौन सी है। सही है ना। बहुत सारी चीज़ों में जब हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हमें एक्चुअल स्पोक्स पर्सन नहीं दे रहा होता मटेरियल, रादर हम लोगों को इधर उधर से ही डाटा मिल रहा होता है ना। जो बच्चों वाला प्रोग्राम, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। तो yes, अब उसमें क्या है, अब इसमें आप लोग न्यूज़ क्लिपिंग्स देखेंगे। अब वो तो आपकी अपनी सर्च क्यूरी पे है कि आप लोगों ने गूगल पे सर्च क्यूरी लिखी क्या है। हेलो जी। मैम, फिर इस तरह से ऑथेंटिसिटी का मसला नहीं होगा कि अब हमें तो नहीं पता ना कौन कौन सी जो पेजेस हैं या आर्टिकल्स हैं वो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी जितनी चीज़ें सर्च कर रहा था उसमें मुझे भी कोई प्रॉपर कहीं पे भी मतलब आंसर उसके नहीं मिले। सिर्फ एसओपीज ही मिल रहे थे जो कि मतलब यूजुअल है, हर किसी को आप पता है कि लोगों क्या ने, फॉलो करना है क्या अच्छा नहीं, देखो, इसके अलावा तो और मैंने आप लोगों को कहा था, आप लोग जरा सा वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। मैंने आप लोगों को कहा था वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, न्यूज़ देखिए। ऐसा किया आप लोगों ने? मैम मैंने इस पे देखी थी वीडियो देखी थी इस पे। लेकिन अगेन वही वाला मसला, उसमें उन्होंने एक जर्नल पॉइंट बताया हुआ था कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री को ओवरऑल दी वर्ल्ड क्या इश्यूज हुए हैं। अब हमने जो स्पेसिफिक एयरलाइन सेलेक्ट करी हैं उसके ऊपर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री या उनको क्या इश्यूज फेस करने पड़े, वो चीज़ें अच्छा देखो, अवेलेबल नहीं थी। एक तो ये कि जहाँ तक सोर्स की रिलायबिलिटी है, है। आपके पास गूगल पे ज़ाहिर है 10,000 सोर्सेज आ रही होती हैं। सोर्सेज में से आपको कुछ तो नाम से पता चल जाता है कि जो आपका वेबसाइट का एड्रेस है वो आपको बताते खुद बता देता है कि जो सोर्स है वो कितनी ऑथेंटिक है और कितनी नहीं है ना। वेबसाइट का एड्रेस बता देता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि उसके अलावा आपकी सर्च क्यूरी है, आपकी सर्च क्यूरी कितनी स्ट्रांग है। कोमल कलाम, ठीक है बेटा, कोमल कोमल कलाम म्यूट कर लिया ना बेटा। कोशिश करो अपनी, आप लोग जो है माइक्स जिस वक्त आप बोल नहीं रहे हो उस वक्त आप लोग थोड़ा सा वो करके रखिए ना, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या है, हमारे पास एक तो एक सोर्स की ऑथेंटिसिटी आपको बताते खुद वेबसाइट का नाम बता देती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि डाटा आप लोगों के पास थोड़ा सा क्यूरी आपको अपनी फाइन ट्यून करनी पड़ेगी। गूगल में 5 कॉलम्स होते हैं जिसमें आपके पास ऑल के अलावा वीडियोस भी होती हैं, इमेजेस भी होते हैं, न्यूज़ भी होती हैं, ठीक है ना। तो आप वीडियोस भी जब देख रहे होते हैं तो आपको एक से दूसरी जगह पता चलता चला जाता है। फिर आप एक ही क्यूरी लिख के आप सब सर्च नहीं कर सकते। अगर आपने फिर फर्दर कर एयरलाइन का नाम लिख के सर्च करते जाएंगे तो आपको और मजीद न्यूज़ मिलती जाएगी। ये रिकनेक्टिंग कौन है, मैंने कहा था अपने अपने नामों के साथ आइएगा, ठीक है। सो जो है यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो एयरलाइंस, अच्छा किसने अभी तक थोड़ा सा काम किया है ओवरऑल एयरलाइंस को, मतलब जनरल उसमें अच्छी खासी न्यूज़ में आया है? मैम मैंने किया है थोड़ा सा कतर में काम।
मैम मैंने भी करा है। कैसे मैम मेरा भी मैम तो जर्नल ही चीजें मिल रही हैं, उसके अलावा तो और कुछ मतलब अच्छा अब मुझे बताओ, अब मुझे ये बात बताओ, देखो अब मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपसे चाह क्या रही हूँ। हम जब बात करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की, तो सिनेरियो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉमनली थ्रेट करता है, मगर उस थ्रेट की इम्पैक्ट कम या ज़्यादा हो जाता है बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ठीक है, ये बात हम बात पीछे भी कर चुके हैं ना। यस मैम। सही है, यानी ये कि हमने पहले भी ये बात की थी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्कूल्स के लिए लीगल पॉलिसीज चेंज हुई तो सिर्फ कुछ स्कूल सरवाइव किए, बाकी बहुत सारे बंद भी हो गए। इसी तरीके से हम एयरलाइंस में अब देख रहे हैं, एयरलाइंस में हमने कहा पूरे उसमें बैन पर लग गया। बैन लगने के अलावा हमारे पास देखो लीगल, अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैंने आप लोगों को तरीक़ेकार बताया हुआ है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर आप, अभी मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी, मगर कोई न्यूज़ देखे बगैर भी अगर मैं सिर्फ उसको ऑथेंटिक वो फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि एयरलाइंस लीगली इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, यानी लीगली बाउंड है कि इस वक्त बहुत सारी जो आपके पास एयरलाइंस हैं वो वर्किंग नहीं कर सकती। ऐसा है? यस मैम। यस मैम। एक चीज़, लीगल ऑब्लिगेशंस आ गई। फिर एसओपीज के साथ जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनकी कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट हमारे पास एक आपका बहुत बड़ा आता है डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट या मेंटल स्टेटस ऑफ पीपल अगर मैं बात करूं, तो हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ जो है वो उसमें क्या प्रॉब्लम आया है कि इस वक्त लोगों की मेंटल रेडीनेस नहीं है एयरलाइंस में ट्रैवल करने की। ये बात अगर मैं कहूँ न्यूज़ से, तो ये सिर्फ मुझे ऑथेंटिसिटी लेनी है। एक्सक्यूज मी मैम। ऐसा है या नहीं है? हेलो जी, आवाज़ आ रही है? यस मैम। ठीक है, हमारी यानी मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे। एक मिनट, पहले मैं एक पूरा कंप्लीट कर लूँ। एक तो आपके पास हमने देखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लीगली भी बाउंड हुई हैं। लीगली एक तरफ ये कि बहुत सारी एयरलाइंस ऑपरेशंस नहीं कर सकती, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि अब फॉर एग्जांपल उनकी एक एयरलाइन की एक एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी थी 500, मगर अब वो क्योंकि 3-3 सीटों पे एक पैसेंजर है, तो इस वजह से उनकी कैपेसिटी 1/3 हो गई है। यानी उस एयरलाइन में जिसमें मैं कहूँ 600 पैसेंजर अगर जा रहे होते थे, तो उसमें अब 200 जा रहे होते हैं। ऐसा है या नहीं है? यस मैम। कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई। यस मैम। अच्छा, ये एक जनरल बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे हैं, कॉस्ट को भी ये लोग कम नहीं कर सकते, एसओपीज भी अपनी वो अलग तरीके से, तो एयरलाइन कस्टमर्स भी नहीं आ रहे, कस्टमर्स इस वजह से भी नहीं आ रहे, लाख एसओपीज हो मगर कस्टमर भी किस वजह से नहीं आ रहे। तो सिनेरियोस ये भी आ रहे हैं प्रॉब्लम। इकोनॉमिकली अब उनके लिए क्या प्रॉब्लम आया हुआ है कि वो अपने एक्सपेंसेस को कैसे पूरा करें। अब उसमें फॉर एग्जांपल जो एयरलाइंस खास तौर पे डेट बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पे खड़ी हैं। डेट बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पता है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है अली? यस मैम। डेट बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पता है ना? कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसमें डेट ज्यादा हो वो डेट बेस्ड कहलाता है, यानी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम कहते हैं कि मोर देन 50% आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, यानी लायबिलिटी का ज्यादा रोल होता है, उधार का पैसा ज्यादा होता है इंस्टेड ऑफ ओनर्स इक्विटी। वो एयरलाइंस जो लायबिलिटी बेस्ड पे काम कर रही हैं, वो एयरलाइंस इस वक्त ज्यादा थ्रेटेंड है, इवन वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा थ्रेटेंड है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका लायबिलिटी के साथ इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती हैं, और अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही
अगर आपका कस्टमर नहीं आ रहा, सेल्स आपका नहीं है, इनकम नहीं है, तो आपके लिए लायबिलिटी की पेमेंट्स जो कोई 2-4 लाख रुपए नहीं होती, वो इनके लिए पे करना मुश्किल हो जाता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस जो लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पे, वो एकदम किसकी तरफ जा रही है? कोलैप्स की तरफ। और उसके बरक्स Yes, ma'am. वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इक्विटी बेस्ड है, उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि इक्विटी है ना, इक्विटी में तो अपना पैसा है, ओके, होल्ड पे भी है, कोई मसला नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. अब समझ में आया फर्क कहाँ पे आ रहा है? वही Yes. जो सिनेरियो है, सेम सिनेरियो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को अलग अलग तरीके से कैसे थ्रेट करा। अच्छा, फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने तेजी से एसओपीज बनाई और तेजी से वर्किंग कर ली। अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट पीआईए का केस हो गया, पीआईए का दूसरा एरिया भी मल्टीप्लाई हो गया, एडअप हो गया। उसके नतीजे में पीआईए का बिल्कुल, खुदा ना खास्ता अल्लाह में बस रहम करे, कि बिल्कुल कोलैप्स की तरफ जाने वाली बात हो गई है या नहीं है? Yes, ma'am. तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब आप लोगों में से कौन बच्चा, मुझे एक बंदा कोई हैंड रेस करके फिर मुझे बता दे कि वर्किंग कौन पहले थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करेगा। अली, तुमने क्या? अली, मैं एक एक का नाम लेती जाती हूँ जिसके माइक खुले हुए हैं। अली, यू टेल फर्स्ट। Yes, ma'am. Okay, ma'am. मैम, जो आपने पीडीएफ फाइल भेजी थी, मैंने उसके मुताबिक पूरा केस स्टडी बनाने की कोशिश की है। तो उसमें पहले मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है कंपनी का, कि फाउंड कब हुई कंपनी थी उसका। एयरलाइन कौन सी ली है? कतर एयरवेज। कतर एयरवेज, ओके। मैम, कंपनी जो है फाउंड हुई थी 22 नवंबर 1993 में, और इसके ऑपरेशंस जो स्टार्ट हुए थे वो 20 जनवरी 1994 में हुए थे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कतर एयरवेज टावर दोहा में। अकबर अल बाकर इसके ग्रुप सीईओ हैं। और जो कि हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब बन रहा था, उसके अंदर उन्होंने लीड डेवलपर्स में काम किया था। कतर एयरवेज जो है जुलाई 2013 से गवर्नमेंट इसको पूरा कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद ये गवर्नमेंट के अंडर आ गई थी पूरी। उसके बाद हम इसके आते हैं सब्सिडरीज पे। इसके तकरीबन 7 से 8 सब्सिडरीज है, जिसके अंदर कतर एयरवेज का कार्गो है, द कतर एयरक्राफ्ट कैटरिंग कंपनी है, कतर एयरवेज हॉलीडेज है, यूनाइटेड मीडिया इंटरनेशनल है, कतर ड्यूटी फ्री है, कतर एविएशन सर्विसेज है, कतर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कतर एग्जीक्यूटिव है, और अलमाहा एयरवेज है। अलमाहा एयरवेज जो इन्होंने बंद कर दी थी, उसकी वजह ये थी कि इन्होंने ये सऊदी बेस्ड एयरलाइन बनाई थी, जो उसके बाद कतर और सऊदीया के जो है ताल्लुकात ख़राब हो गए थे, इसलिए उनको ये फरवरी 2017 में बंद करनी पड़ी। फिर सही है। मैंने इनकी फाइनेंशियल स्टेटस पढ़ी थी 2018-19 की फाइनेंशियल कतर एयरलाइंस स्टेटमेंट। की कतर एयरलाइंस की दूसरी और एयरलाइंस रेलेवेंट कौन है? हम कतर के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके अंदर नहीं नहीं, गल्फ एयर। कतर की अभी तुमने कतर होल्डिंग्स के अंडर में तुमने एक तो माहा बताई। मैम, अलमाहा एयरवेज है, और मैम इसके बहुत सारे में इसके 8 सब्सिडरीज हैं। इसके अंदर कार्गो भी इसकी आती है, और उसका वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो कतर का है इस वक्त। क्योंकि जैसे अगर मैं एमिरेट्स की बात करूं तो फ्लाई दुबई बेसिकली एमिरेट्स की ही वो है ना, सब्सिडरी है। यस मैम। या हम बहुत सारे और दूसरी उसमें बात कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी हैं जो मतलब एक ही उनके ग्रुप की छोटी सब्सिडरीज जो कहीं ना कहीं एक ह्यूज उसमें काम कर रही होती हैं, और एक छोटे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग में काम कर रही होती हैं। अच्छा, इनकी जिसकी बस पॉपुलर जो सबसे ज्यादा है ना, वो कतर एयरवेज कार्गो है सबसे ज्यादा पॉपुलर, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो कंपनी है कतर की। सही, ओके। अलावा इसकी छोटी मोटी 7 और हैं, वो मैंने बता दी है, वो मैंने उसमें अच्छा, डाल दिया अब केस स्टडी के अंदर। ओके, और अब जो ये तुम्हारा हम कोविड सिनेरियो के तहत तुमने इसमें प्रॉब्लम को हाईलाइट किया ना? कोविड इसके बाद है। पहले इसकी मैंने 2018-19 की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो डाली है। अच्छा, और अब करंट सिनेरियो इसके लिए क्या है? करंट सिनेरियोस के अंदर इन्होंने ये है, चीफ एग्जीक्यूटिव अकबर अल बाकर, उन्होंने जो है इंटरव्यू के अंदर बताया था अपने कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो है उन्होंने उनको कैश चाहिए था अपनी फ्लाइंग कंटिन्यू करने के, क्योंकि इनका जब से ये कोविड-19 आया था उसके बाद से इनकी फ्लाइट जो है बिल्कुल बंद हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने इसको दोबारा रीडेवलप करने की कोशिश की है, और उन्होंने फ्लाइट ऑप्शन दोबारा शुरू किए हैं। उसके बाद इन्होंने अभी जुलाई में जो है ना एक ऐलान किया था कि 1 जुलाई 2020 से ये लोग इन्होंने अपनी 11 डेस्टिनेशन जो है रीलॉन्च की हैं। उसके अंदर जो ये 11 है, ये दिल्ली, डेनपासर है, बैरूत है, बेलग्राड है, बर्लिन है, बॉस्टन है, एडिनबर्ग है, लानार्का है, लॉस एंजलिस है, प्राग है, वाशिंगटन है, और ज़ग्रेब है। ये इन्होंने अच्छा, स्टार्ट किए हैं 1 जुलाई से। उसकी 65 डेस्टिनेशन होंगी इन कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा इन्होंने 7 और स्टार्ट किए हैं, वो कार्गो के लिए स्टार्ट किए हैं, टोरंटो, अंकारा,
और जंजीबर, कैलिमांजरो, बोलाकेस, सोफिया और वेनाइस। सही, तो इन्होंने मतलब अभी सब जो जगह स्टार्ट अभी किया ऑपरेशन, ऑपरेशन सब जगह की अभी फ्लाइट्स स्टार्ट नहीं की हैं। स्टार्ट किए हैं, सिर्फ जुलाई 1 से सब जगह की नहीं की, सिर्फ 11 डेस्टिनेशन की स्टार्ट की है इन्होंने, ओके जिसमें इन्होंने कहा है कि अभी हम लोग 430 वीकली फ्लाइट्स स्टार्ट करेंगे और इसको हम जुलाई के एंड तक, जो अगस्त के स्टार्ट तक जो है 3500 फ्लाइट्स तक ले जाएंगे। इसके अलावा इन्होंने जो है अपना कतर एयरवेज ने जो जो प्रोटेक्टिव गियर होता है उसको मैंडेटरी कर दिया है हर पैसेंजर के लिए। सही। एक और वजह ये भी है ना, हर जगह की एयरलाइन मतलब एक अपनी एसओपीज, देखो ये वाला सिनेरियो अभी की ये भी है कि इसमें एक तो अपनी एसओपीज भी होती हैं, एक और एसओपीज जिस आप डेस्टिनेशन कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की भी तो है ना। फॉर एग्जांपल अब आपकी एयरलाइन है, वो इसीलिए इन्होंने हर जगह नहीं, सिर्फ सेफ डेस्टिनेशंस पे जहाँ के स्टैंडर्ड्स से ये लोग खुद भी मुतमईन होंगे। यस मैम, मैम यानी ये इसको भी फॉलो कर रहे हैं ये लोग। इन्होंने जिस कंट्री में जहाँ का इन्होंने डेस्टिनेशन बनाई है तो उनसे पूरा एग्रीमेंट किया है कि वहाँ का पूरा एग्रीमेंट के वहाँ की जो एसओपीज होंगी ये फॉलो करेंगे। उसके अलावा इन्होंने अपना स्टाफ भी जो है 40% कट डाउन कर दिया है। इनका स्टाफ जो तकरीबन 43,000 के ऊपर मुश्तमिल था, तो इन्होंने उसको 40% तक रिड्यूस कर दिया। ओहो, 40% रिड्यूस किया है या 40% तक रिड्यूस किया है? 40% रिड्यूस कर दिया, यानी अब पूरा 60% 40%। स्टाफ, 60% जी स्टाफ बचा हुआ है। ओके, जी हाँ तो इतने बड़े पैमाने पे देखो ना अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। अच्छा, yes। ओके, ओके, इसके एनी अलावा इनकी फर्दर? 237 एयरक्राफ्ट थी और 150 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन थी। सभी जो कि इस वक्त सारी बंद है। इनकी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन थी इन्होंने अभी जुलाई में स्टार्ट की हैं, जो कि सिर्फ 11 डेस्टिनेशन है बस, बाकी सही, इनके यानी ऑपरेशन अभी बंद हुए हुए हैं। ये अपना डाइवर्ट नहीं कर पाया। अच्छा, इनका मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी तो आ गए ना, इनका भी एक तो सऊदी उसके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यस मैम। वो उसमें ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे, और फिर दूसरी चीज़ ये कि आपका उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आया हुआ है, मतलब ये कि मल्टीप्लाई हो गया ना चीज़ें। यस मैम। जैसे अभी हमने पीआईए के लिए बोली कि पीआईए के लिए भी मल्टीप्लाई हो गई चीज़ें। यस मैम। ओके, अच्छा इसके अब अलावा न, मैंने फिर इनके कॉम्पिटिटर्स का जिक्र किया है कि इतिहाद एयरवेज ने इसके बदले में क्या किया और एमिरेट्स ने क्या किया है। इतिहाद ने 15 डेस्टिनेशन ऐड की हैं अपने अंदर, अपने रूट्स के अंदर, और एमिरेट्स ने जो है पाकिस्तान से फ्लाइट्स रिज्यूम कर दी हैं। इसकी मैंने पूरी डिटेल डाल दी है इसकी स्टडी के अंदर। एमिरेट्स ने पाकिस्तान से फ्लाइट्स रिज्यूम कर दी हैं। यस मैम। हाँ, वो पाकिस्तान से तो इस वजह से भी क्यों होंगी ना, पाकिस्तान में तो फिर उसके अलावा एमिरेट्स के अलावा फिर और कोई एयरलाइन ही नहीं बची अब यस इंटरनेशनल। ओके, चलो दैट्स गुड। अब और नेक्स्ट कौन सही है, इसको आप वो कीजिए, आप लोग आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग करेंगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आता चला जाएगा। कोशिश कीजिए इसको नेक्स्ट वीक तक कर लीजिए, तो फिर हम लोग नेक्स्ट उसको आगे फर्दर कोई दूसरा फिर सेक्टर उठा के फिर काम करेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। अच्छा, हुमैरा, यस। मैंने इसकी बेसिक रिसर्च तो की थी एयरलाइन के बारे में, थाई एयरलाइन। तुम्हारी आवाज़ बहुत लाइट आ रही है। हेलो हाँ बोलो। मिस, मैंने चूज की थी थाई एयरवेज। मैंने अपनी रिसर्च में मैंने बेसिक रिसर्च, जनरल रिसर्च तो की थी अबाउट द एयरलाइंस एंड द एयरलाइन ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री, लेकिन थाई एयरवेज के बारे में मुझे कोविड से रिलेटेड एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली थी। वो ये थी कि बिफोर द कोविड पेंडेमिक, थाई एयरवेज वाज बेसिकली अवार्डेड एज द मोस्ट हाइजीनिक एयरलाइन इन द वर्ल्ड, इन बेसिकली इन एशिया बाय the World Health Organization. लेकिन इसके बावजूद, despite of these awards, after COVID, after the COVID pandemic, they are going down the hill. Not because of the pandemic specifically, but because of their economic situation. Thai Airways ने 60 years में इतनी ज़्यादा बुरी situation कभी नहीं देखी because of the debts. उनके ऊपर apparently $7.5 billion का debt है, जिसकी वजह से उनकी एयरलाइन की सिचुएशन काफी बुरी हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्राइम मिनिस्टर, दे आर वर्किंग ऑन दैट एयरलाइन। कोविड के बाद उन्होंने अपनी एयरलाइंस तो रिज्यूम कर ली है, एयरलाइंस आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, बट द प्राइम मिनिस्टर गेव अ रियली कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट व्हिच आई कोट, के
flights will operate as normal and it will be business as usual, but business as usual will not be the way for the Thai Airways, as the recovery will not be smooth as silk. They're already in the debt till the neck, इसलिए they are giving such statements कि अभी हम देखेंगे हम कि 22,000 employees का क्या करेंगे, उनको हमें whether we have to let them go off या हमें उनको रखना पड़ेगा, ये कितने employees को निकालना पड़ेगा. They are still thinking about all the structure and the measures they're gonna take. देखो अभी हम लोगों ने जैसे ये पॉइंट भी डिस्कस किया था ना, और जिस वक्त मैंने कहा था कि इस वक्त एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जो ऑर्गेनाइजेशन लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पे है, वही तुम्हारा पॉइंट वही है चीज़ को उसको वो कर रहा है ना, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना. यानी ये कि हम लोगों ने अभी जो लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर पे जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट ओनली द एयरलाइंस, जी सही है ना, वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही हैं. इवन डॉलर के सबसे बड़ी वजह, डॉलर गिरने की दरमियान में एक वजह, पाकिस्तानी रुपए के साथ कंपेयर मत कीजिएगा क्योंकि पाकिस्तानी रुपया बज़ाता खुद गिर रहा है, वरना डॉलर इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें तो जैसे डाउनफॉल पे आने की सबसे बड़ी वजह ये भी ना कि डॉलर इटसेल्फ वहाँ पे अमेरिकन इकोनॉमी पूरी की पूरी लायबिलिटी पे खड़ी हुई है. yes उन सब की इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स जहाँ पे भी होती हैं तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्लम्प फेस कर रही होती हैं. अच्छा, थाई एयरवेज का एक और रीज़न जहाँ पे मुझे समझ में आता है, तो अगर तुम लोगों को याद हो हम लोगों ने थोड़ा सा मैप डिस्कस किया था, और मैप Yes, को ma'am. डिस्कस करते हुए हम लोगों ने, अगर ये मैं थाई वगैरह की लोकेशन देखूं तो कहीं ना कहीं इस वक्त ज़रा सा लोग वो साइट की लोकेशन को ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं. वो साइट की लोकेशन से क्या मुराद है? चाइना के इर्द गिर्द. एग्जैक्टली द वन नियर टू चाइना ना, क्योंकि आपका Yes, थाई एयरवेज ऊपर से आपका जो जा रहा होता है तो वहाँ पे ज़्यादा आपकी जो है इन लोगों का साथ इंटरेक्शन में, उधर के पैसेंजर्स भी होते हैं तो उनके साथ इंटरेक्शन ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाता है. So this might be one of the reasons as well behind people not taking. Otherwise हम अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयरलाइंस में जो मानी जाती हैं वो यही एमिरेट्स हैं, कतर है, और तीसरा थाई एयरवेज है. इस साइड पे अगर मैं वेस्ट साइड पे बात करूं तो पीपल प्रेफर टू टेक कतर एंड एमिरेट्स, एंड अगर ईस्ट साइड पे बात करूं यानी मलेशिया वगैरह की साइड पे अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर प्रेफर यही कर रहे होते हैं ना, थाई एयरवेज को. yes, miss. Thai. ओके Miss, एक और reason हो सकता है कि because a lot of these airline companies have rented airplanes, और अब जैसे कि पैसेंजर्स कम आ रहे हैं, उनकी एयरलाइंस चल नहीं रही है, तो बिकॉज ऑफ कम पैसों की वजह से भी रेंट देना मुश्किल होगा. मे बी दैट इज द अनदर रीजन फॉर द डाउनफॉल. मतलब वही ना कि वो एक आपकी अपनी पर्सनल इक्विटी होती है और एक आपकी बोरोड होती है, सो वो चीज़ डिफर कर जाती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट रोदा. यस मैम. बच्चे मैम मैंने ओमान एयरलाइन चूज की थी. राइट. ओमान एयरलाइन जो है वो सल्तनत उस्मान की जो है नेशनल एयरलाइन थी, जो 4 जून 1993 को उन्होंने लॉन्च की थी. और इससे पहले जो है ओमान जो है वो गल्फ एयर के साथ एज अ जॉइंट वेंचर काम कर रहा था. तो ओमान एंड गल्फ एयर दोनों मिलके काम करनी थी ओमान के लिए. फिर देन 2017 में जो है गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया ओमान एयर को, और जो गल्फ एयर के जो शेयर्स थे वो सेल आउट कर दिए और उन्होंने ओमान एयर को अपनी नेशनल एयरलाइन बना दिया. उसके बाद जब उन्होंने उसको गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया तो बहुत सारी अचीवमेंट्स ओमान एयर ने गेन की, और जो उनका जो हब था वो मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट था. बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए ओमान एयर ने. बेसिकली इनको जो सबसे ज्यादा मेन अवार्ड मिलता था मिडिल ईस्ट में वो इनकी बेस्ट सर्विसेज पे मिलता था. सही. जो इनकी बेस्ट सर्विसेज थी, जब 2017 में इनको लॉस हुआ, इनके जो सीईओ हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि एज कम्पेयर टू 2016 हमें 108 ओमानी बिलियन डॉलर जो है हमें लॉस हुआ है अपने फ्लाइट ऑपरेशंस में. लेकिन उसके बावजूद भी उसी ईयर इन्होंने बेस्ट सर्विसेज का अवार्ड भी लिया था इंटरनेशनल एयरलाइन में, क्योंकि इसलिए कि वो अपनी सर्विसेज जो उनकी सारा जो उनका स्टाफ है और जो भी उनकी एयरलाइन की सर्विसेज है वो बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे थे. फिर उसके बाद जब इनकी जो 24 फैब को 2 केसेस रिपोर्ट हुए
कोविड-19 के, जो और उन दोनों केसेस की जो ट्रैवल हिस्ट्री थी वो ईरान से थी। तो जब उनके यहाँ केस रिपोर्ट हुए तो उन्होंने इमीडिएटली चाइना और ईरान की जो फ्लाइट शेड्यूल था वो पूरा कट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद जब उनकी सिचुएशन उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा हॉरिबल होने लगी तो उन्होंने काफ़ी सारी फ्लाइट्स अपनी सस्पेंड की थी। 9 मार्च से उन्होंने इनकी स्टार्ट असल की थी। में पहले उन्होंने ओमान की, इटली में किया, इन फिर लोगों की उन्होंने ये जो सऊदी। मिडिल ईस्ट की ज़्यादातर एयरलाइंस अगर हम देखें तो ज़्यादातर एयरलाइंस जो हैं वो बिलोंग करती हैं मिडिल ईस्ट से ना, यस मैम। ठीक है ना। और मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा एयरलाइंस बिलोंग करने की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इनकी अपनी ऑयल फील्ड्स हैं। अब ऑयल फील्ड्स में, अब इसमें जब मिडिल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं तो ईरान मतलब जैसे वो थाई में चाइना की वजह से ज़्यादा हिट हुआ, यहाँ Yes. पे ईरान की वजह से ज़्यादा वो जा रहा है ना, यानी ईरान जैसी ईरान को वो आपका उसमें आया, क्योंकि ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी चाइना के पैसेंजर्स इन एयरलाइंस में ज़्यादा होते हैं, यानी Yes, ma'am. लोग जो हैं वो को पैसेंजर्स जो आपके पास आपके ट्रैवल कंपेनियंस हैं उनको लेके लोग बहुत कॉन्शियस हुए हैं। तो ये कि कहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर दुबई का आपको पता चलता है या अगर आपको ये पता चलता है कि दुबई से आ रहे हैं लोग, तो फिर आप दुबई में स्टे को अवॉइड करोगे। अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्योंकि ईरान बिल्कुल नेबरिंग उसमें आ जा रहा है, क्लोज उसमें आ रहा है, जी तो जी। वहाँ पे ये मिडिल ईस्ट की जो बहुत सारी वो हैं उनको थ्रेटन इसने भी किया है। ठीक, अच्छा, और इसका मैम कैपिटल आपकी आवाज़ कट रही है। इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? आ रही है आवाज़? यस मैम। मैं पूछ रही थी इसका कैपिटल स्ट्रक्चर इक्विटी बेस्ड है, लायबिलिटी बेस्ड है? इक्विटी बेस्ड है मैम। इक्विटी बेस्ड है, यस मैम। फिर भी स्टेबल पोजीशन होगी इसकी। यस मैम, उन्होंने कर लिया इसको स्टेबल। वही ना, कंपैरेटिवली कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी, जितनी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अगर ज़्यादातर लायबिलिटी पे टिकी हुई हैं तो वो ज़्यादा थ्रेटेंड है, और छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी अगर इक्विटी पे टिकी हुई हैं तो वो स्टेबल है। तो ये चीज़ों को देखो जी और मैम। फिर इसको लेके वर्किंग करो। ओके यमीना, यमीना मैम इसके अंदर एक चीज़ और जो है, इन्होंने अपने कंपेटिटर्स के एनालिसिस में इन्होंने एक कंपेटिटिव एडवांटेज ये लिया था सिचुएशन में इसमें। तो इन्होंने जो, जैसे अगर हम टिकट्स बुक कराते हैं और किसी भी सिचुएशन की वजह से हमें वो कैंसिल करना पड़ता है तो उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा फीस नहीं ले रहे थे किसी से भी, ये तो सारी चाहे उनकी एयरलाइंस कर रही हैं डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। तो ये ना। उन्होंने इस 31 अक्टूबर तक कहा था कि हम किसी से फीस भी नहीं लेंगे, और वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी खुद प्रोवाइड कर रहे थे अपने एयरक्राफ्ट को भी और अपने पैसेंजर्स को भी, इवन ये जो एमिरेट्स उनके वाले जो हैं, मास्क और इवन ये जो एमिरेट्स वाले यस हैं, मैम। ये इस वक्त बार बार जैसे आपको वो नहीं ऑफर कर रहे होते माइल्स, इन लोगों के ऑफर कर रहे होते हैं बिकॉज दे आर राइट नाउ शॉर्ट ऑफ फंड्स, इनको पैसे चाहिए। तो आपको वो जो माइल्स को लेके कि अगर आप माइल्स पहले से खरीद के रख लेते हैं ना, यस मैम। तो वो भी बार बार ऑफर कर रहे हैं कि माइल्स अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद लें, या इस तरीके से ना। सही। तो वो और चीज़, इसके अंदर जो हाँ इनके जो बोलें। सीईओ थे, उन्होंने जो है, जो सिचुएशन जब पूरी हो रही थी कोविड की वजह से, तो उन्होंने जो है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे ये भी ट्वीट किया था कि अभी जो ये सिचुएशन चल रही है इसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे कोविड की वजह से, तो इसकी वजह से हमारा जो करंट एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसको हम सस्टेन नहीं कर सकते। वो तो वो तो अपने सारी एम्प्लॉयज को, वर्कफोर्स को कट डाउन कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत हाँ, ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो उन्होंने अपने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर हम जिन एम्प्लॉयज को, वर्कफोर्स को कट डाउन कर रहे हैं, तो जैसी ही सिचुएशन नॉर्मल पे होगी हम वापस उनको अपनी एम्प्लॉयमेंट और वर्कफोर्स को बुला लेंगे। और यही हुआ जब इन्होंने जून में अपना फ्लाइट शेड्यूल स्टार्ट किया। इन्होंने जो अपनी फ्लाइट स्टार्ट की थी वो पहले लंदन, पेरिस और शिकागो से स्टार्ट की है। अभी जो इन्होंने स्टार्ट किया रिसेंटली, ये 3 कंट्रीज में इन्होंने स्टार्ट किए अभी बस। तो उन्होंने अपना, जब उनकी फ्लाइट शेड्यूल स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपना वर्कफोर्स और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वापस गेन कर लिया, जिसकी वजह से जो उनके एम्प्लॉयज थे उन्होंने कहा, वो बहुत ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा किया। और जो लोग थे डोमेस्टिक और इंटरनेशनली, वो बहुत ज्यादा जो है कह रहे थे उनको कि आपने जो एक कंपेटिटिव एडवांटेज दिया है, जो आप किड्स भी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको बहुत ज्यादा उनको एडवांटेज मिला था इस चीज का एज कम्पेयर टू द मिडिल ईस्ट एयरलाइंस।
हाँ, तो वो एक्चुअली ये जो कम डेस्टिनेशंस खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, मगर एक और सबसे बड़ी वजह डेस्टिनेशंस ना खोलने की एक वजह ये भी है ना कि लेट्स से जो भी अगर होस्ट कंट्री है और उन्होंने अपनी एसओपीज पूरी नहीं रखी हुई और ऐसे ही मुसाफिरों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे Yes, ma'am. पाकिस्तान का ज़रा सा इस चीज़ को लेके हुआ था, क्योंकि सही ये एसओपी ये आपका टेस्टिंग इतनी सही इतने कितनी इफेक्टिव कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं, तो उस सूरत में फिर क्या है, बाय द एंड सफ़र कौन करेगा, एयरलाइन करेगी, है ना। अगर जी. किसी भी फॉर एग्जांपल कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और उधर से कोई भी जो पैसेंजर है वो अगर वो कंट्री इतना ज़्यादा टेस्टिंग पे फोकस नहीं करे और उन्होंने रवाना कर दिया एयरलाइन में, तो एयरलाइन सफ़र कर रही होगी ना बाद में। अच्छा यमीना। Yes, ma'am. जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। मैम मेरी जो एयरलाइन है वो है ऑल निपॉन एयरवे, इसका शॉर्ट फॉर्म है ANA। ये जापान की एयरलाइन है और इसका इनिशियली जो नेम था वो जापान हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन ट्रांसपोर्ट था, और ये 1952 में जो है वो मैम बना था, और 1957 में जो है इसका नेम जो था वो चेंज कर दिया गया था, और इसका नेम चेंज करके इसका फिर ऑल निपॉन एयरवे कर दिया था। इट्स और जो ये है इसकी जो मेन हेड ऑफिस है वो है शेरमोन सिटी सेंटर है, जो टोक्यो में है, जो एक वो स्टेट है जापान की। और इसके जो है बहुत सारी मैम इसकी सब्सिडरीज इसकी बहुत सारी हैं, जैसे कि इसके अंदर आता है हमारे पास हिनाडा, नाटिया, किनासाई और चुबाई और न्यू च्योटन्स फ्रांस और इंचोनिल। मैम इनकी बहुत सारी इसके अलावा भी हैं, जैसे कि जो ट्रेवल्स और क्या नाम है, काफ़ी सारी इन्होंने इनके सब्सिडरीज बहुत सारी हैं। और जो बाकी जो इनमें जो फॉल्ट आया था वो कोरोना की वजह से, वो मैम तकरीबन इनका भी सेम था जैसे बाकी एयरलाइंस का था। इनके जो टोटल जो जापान में कैरियर्स हैं वो 13 है और इनके 928 एम्प्लॉयज हैं। मैम जब यहाँ पे जब कोरोना आया तो मैम इनके उससे थोड़े टाइम पहले ही इनको रिक्रूटिंग करनी थी, और जो इन्होंने जो इनके पास जो आई थी कंपनीज और इनके पास जो टोटल लोगों ने जो अपनी सीवीज और रिज्यूमे भेजी थी वो तकरीबन 3200 पीपल से करीब थी। लेकिन क्योंकि जब यहाँ कोविड की वजह से वैसे ही कॉस्ट कटिंग करनी थी इनको, तो फिर इन्होंने इस साल जो है वो कोई रिक्रूटिंग नहीं करी, और इनका जो लॉस हुआ है इनके उसके अंदर इनके जो एक जापानीज फाउंडर थे, उन्होंने कहा कि ऑल्दो जापानीज गवर्नमेंट प्लान्स टू इम्प्लीमेंट मेजर्स टू सपोर्ट द इकोनॉमी, द डिटोरिएशन ऑफ द जॉब एंड डिस्पोजल्स इनकम एनवायरनमेंट्स caused by declining the corporate earning and slump in consumer spending। मैम ये इनके उसका एक उन्होंने एक नोट भेजा था इसके एयरलाइंस के अकॉर्डिंग टू, और मैम इसमें ये बताया गया है कि मतलब इनकी जो एयरलाइन थी जो उसकी इंटरनेशनल कटिंग जो सर्विस हुई है वो 90% से 90% इंटरनेशनल और 70% डोमेस्टिक सर्विसेज ये इनकी रिड्यूस हो गई हैं एयरलाइंस की, इस एयरलाइन की। और इन्होंने ये कहा था कि इनका जो आउटलुक था वो 2020 फाइनेंशियल ईयर जो था वो 31 मार्च को एंड हो गया था, जिसकी वजह से अब इनके ऊपर जो है काफ़ी सारा लोन इनके ऊपर आया हुआ है। सही। और हाँ बोलो। यस मैम बोलिए। नहीं कंप्लीट कर लो। ओके मैम, और इनके जो है वो एक होल्डिंग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो थे उन्होंने अपना एक बयान दिया था कि NI expects the current decline in passenger demand will continue as it's unclear when the spread of COVID will end and for the government travels restriction to be lifted। मैम ये इनके चीफ होल्डिंग चीफ ने ये इनको फाइनेंशियल उन्होंने ये बताया था अपनी बाकी फर्म्स को कि इनकी जो फर्म जो इनकी जो ऑनलाइन है इनकी जो एयरलाइन है वो काफ़ी जो है वो स्ट्रगल फेस कर रही है इस वक्त, क्योंकि इनके ऊपर डेब्ट भी है और इनकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इनके वर्कर्स और एम्प्लॉयज वगैरह वो सब काफ़ी इस वक्त जो है वो सफ़र कर रहे हैं इस कोविड की वजह से। सही। अच्छा देखो अब ना ये वही चीज़ें आ रही हैं ना, अब खासतौर पे इसमें जैसे मैंने आप लोगों को थोड़ी सी गाइडलाइन दे दी कि आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर्स भी देखिए, थोड़ा सा वो डिस्कस हम लोग ज्योग्राफिकल लोकेशन को करते जा रहे हैं। कॉमन पॉइंट्स ये हैं कि इस वक्त कस्टमर्स जो हैं जो कंट्रीज ज़्यादा हिट हुई हैं, ज़ाहिर है हमें मालूम है वो कौन कौन सी हैं। अब उसमें इटली कहें, ईरान कहें, चाइना कहें या अमेरिका कहें,
तो वहां पे आप ट्रैवल करते में या उसके आसपास जाते में भी या उसके ऐसी जगह जहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट्स उसके करीब की पड़ रही हैं, उसको भी लेके कहीं ना कहीं लोग रिलक्टेंट हैं। यस मैम। अब एसओपीज कहाँ पे कौन सी एयरलाइन कितनी डिफाइन कर रही है, कितनी नहीं डिफाइन कर रही, ठीक है ना, उसको भी लेके वर्किंग करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों से ये कह रही थी, वो आउटलाइन जैसे तुम लोगों को अब मिल गई है, ठीक है ना, टॉपिक भी हम लोग डिस्कशंस में एलैबोरेटेड लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। अली और रौदा, जरा अपने माइक्स ऑन करना। यस मैम। ठीक है ना। डिस्कशन में हम लोग जो है वो अपना ठीक ठाक लॉन्ग उसमें लेकर आ चुके हैं। टॉपिक्स आप लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं वही चीज़ें बार बार पलट के आ रही हैं, सिर्फ ये कि डेप्थ आपको अंडरस्टैंड करनी है। टेक्निकल यहाँ पे वो नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पुरानी तमाम चीज़ों को लेकर आपने कितना अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हो और कितना आप अच्छे से लेके उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हो, यही तमाम बात है। ऐसा है या नहीं है? यस मैम। यस तो मैम। मैं आप लोगों को अगर कोई इक्का दुक्का जैसे वो है, जैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ओवरव्यू हुआ या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की सप्लाई चेन में कहाँ पे किस तरीके से एप्लीकेशन हो रही है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इसके छोटे छोटे हैं, कंसेप्चुअल डिटेल ज़्यादा हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को लेके एक काम अलबत्ता आप लोगों को करना है, आप लोग जो भी सेक्टर को लेके काम कर रहे हैं उस सेक्टर के आपने जो लीगल क्लॉजेस जैसे आईएसओ स्टैंडर्ड्स डिफाइंड होते हैं या कोई आपके लीगल क्लॉजेस डिफाइन है, वो आपने ज़रूर अपने पास वर्किंग करके रखने हैं, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। बाकी जहाँ तक जो बात है सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में जैसे हमने बात की ना टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, अगर आप पार्ट देखते हैं तो उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कहाँ पे किस तरीके से क्या रोल प्ले कर रहा होता है अदर देन टेक्निकलिटीज जो डिस्कशन में। तो अब हम लोग कोशिश ये करेंगे कि हमारी क्लास ज़्यादातर क्या हो, डिस्कशन बेस्ड हो, जिसमें जो काम मैं आपको दे रही हूँ ये वाला, इसको लेके आप तमाम डायमेंशंस को लेके वर्किंग करके रखिएगा, ठीक है ना। आपकी केस स्टडी आपको बनाने को दी हुई है, ठीक है ना। चेंज Yes, कहाँ पे लाने की ज़रूरत है, अब ये तो एक कोविड के सिनेरियो पे था, इसके अलावा भी आप एक जनरल सिनेरियो पे भी अपना वर्किंग कर सकते हैं। हमने ये बात की थी कि आप लोगों का सिर्फ एक ही वाली एयरलाइन की केस स्टडी नहीं होगी, इसको लेके अपनी वर्किंग जल्दी से कीजिए ताकि हम लोग फिर अपना दूसरा सेकंड उस पर मूव कर सकें, क्लियर। यस मैम। ओके मैम। एक हम लोगों ने Yes, ma'am. एक हम लोगों ने जैसे जनरल मोटर्स की डिस्कस की थी, लायबिलिटी बेस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर और अमेरिकन इकोनॉमी को लेके डिस्कस किया था। सो उसको लेके अगर आप एक बनाना चाहें अपने ड्राफ्ट के तौर पे, क्योंकि उसकी वर्किंग ऑलरेडी आप लोगों के पास मौजूद है ना। यस मैम। उसकी वर्किंग को लेके भी अगर आप इसी फॉर्मेट को लेके एक केस स्टडी बनाना चाहें सो यू कैन गो अहेड विद इट। यानी आपकी एक केस स्टडी वो हो जाएगी, एक केस स्टडी ये हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। नहीं मैम, Yes, समझ में ma'am. नहीं आया क्या मतलब। मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा। मतलब ये कि तुम लोगों ने वो जो जनरल मोटर्स का वर्किंग की हुई थी, यस मैम। यस मैम। इसका अभी तुम लोगों ने किसी किस्म का कोई असाइनमेंट सबमिशन तो नहीं किया हुआ ना। No. नहीं। वो तो जनरल वर्किंग की हुई थी, फैक्ट्स को फाइंड आउट किया था, कंपाइल नहीं किया था। यस मैम। अब कंपाइल करने के लिए मैंने आपको जैसे एक केस आउटलाइन दी है, यस मैम। तो एक Yes, ma'am. केस स्टडी जैसे आप इसकी बना रहे हैं, इसकी बनाने के बाद आप वापस वही जो आपकी पुरानी होंडा जनरल मोटर्स की थी ना, यस मैम। ठीक है ना, उसको लेके या आप अपना हमारा जो एक्चुअल वो था वो क्या था सिनेरियो, टॉपिक क्या था उसमें, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज था मैम। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस में हम लोग इसका हमने जनरल मोटर्स को लेके वो किया था ना। तो आप Yes, लोग ma'am. उसको लेके अगर अपना केस स्टडी डेवलप करना चाह रहे हो या किसी और उसको लेके, मतलब आप वो ग्रेजुअली तो ऑलरेडी है कि स्टडी कुछ और दे दें। देखो, जनरल मोटर्स पे एक कंपनी ने केस स्टडी, आपको भी फैक्ट्स एंड फिगर्स मिलेंगी तो मुख्तलिफ जगहों से मिलेंगी, ठीक है ना, समझियो Yes, समझो। उसमें फिर क्या है, मुख्तलिफ कंपनीज ने पहले भी केस स्टडी मुख्तलिफ ऑथर्स ने बनाई होती हैं। आप अपने तौर पे, क्योंकि आपने फैक्ट्स सिर्फ उस केस आउटलाइन से नहीं लिए हुए थे, आपने और भी फैक्ट्स को डिस्कस किया था ना। यस मैम। क्या नाम था, कौन था बच्चा जिसने आप